यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसके यहाँ पर यूपीपीसीएस का टेस्ट है, जो यूपीपीसीएस का एग्जाम होना दिसंबर में, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट है इसके यहाँ पर पेपर है, इसका पहला पेपर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला पेपर सेक्शनल में है, तो उसके साथ हम लोग यहाँ पर इसको चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। और हम लोग सुबह देख चुके हैं अपना यूकेटी का जो टेस्ट है, उसका यूपीपीसीएस का फुल्ली यहाँ पर लिंक पेपर हम लोगों ने आज देखा है, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हमने फ्रेम किया उसके, जो हो सकता है यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बने, है ना, बन सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के चीज़ों को निकाल करके टॉपिक उसके निकाल से क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं। एक बार देख सकते हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन वहाँ पर मिलेगा आपको। सुबह मैंने कराया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। और यहाँ से इसको करो, नेक्स्ट है इसका है, इसको करना है, कल हम लोगों ने किया था ध्यान इसका टेस्ट नंबर 10 यूपीपीसीएस का, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है अभिकथन कारण उत्तर मेरूर अभिलेख चोलकालीन ग्राम जो स्थानीय स्वशासन थे उस पर प्रकाश डालते हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बात है, इन अभिलेखों में ग्राम समिति के सदस्यों के लिए योग्यताएं और अयोग्यताओं का उल्लेख मिलता है। सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। यह प्रावधान चोलों के अधीन स्थानीय प्रशासन के संगठित और व्यवस्थित रूप से दर्शा रहे हैं, और यहाँ पर दोनों समिति के सदस्य के चुनने को लेकर अयोग्य ठहराने के विस्तृत नियम को बताते हैं। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा पहले का। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है अभिकथन है और कारणार, देखते हैं इसको भी। पहला बोला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण उपाय लागू किए थे। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहां से इसका जो रहेगा ये क्या होगा, सही है गलत है। पहली बात यहां से सेकंड स्टेटमेंट का, सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट है। सेकंड बोला कि 8 नंबर में कि अलाउद्दीन खिलजी कम खर्च पर एक विशाल स्थायी सेना रखना चाहता था। यह बात भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलाउद्दीन ने मंगोलों के बार बार होने वाले हमलों से साम्राज्य की रक्षा और अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने को लेकर के दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना का एक बनाए रखने के लिए रुक रखा था। दोनों बातें यहां से इसके सही होंगी, आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहां से इससे बोला है कि पाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में विचार करना है। यह पाल साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक क्षेत्रों को भुक्ति मंडल और विषय में विभाजित किया गया था। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, भुक्ति का सर्वोच्च प्रशासक विषयपति कहलाता था। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात यहां से करेक्ट है भी, सेकंड बात यहां से गलत है, क्योंकि भुक्ति को सर्वोच्च प्रशासक के ऊपरी कहा जाता था, ना कि विषयपति। छोटे सामंतों को भोगपति कहा जाता था, ये करेक्ट है, भोगपति कहा जाता था, और वे गांव में घूमने पर और समूह को नियंत्रण करने को लेकर रखते थे। आंसर 1 और 3 करेक्ट है। तीसरे का आंसर सी यहां से सही है, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए पर अभिकथन कारण है, देखते हैं। महाजनपदों का उदय उत्तरी भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के संबंधित होता है, ठीक है, पहला। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, लोहे की प्रौद्योगिकी में व्यापक उपयोग गंगा घाटी के कृषि के विस्तार को सुगम बनाया है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात चौथे का, ये भी यहां से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें सही हैं, ठीक है। और यहाँ पर गंगा के जो मध्य में बड़े जो मैदान है, ठीक है, उसको बड़े पैमाने पर साफ सफाई जंगल को लेकर के बताना, और उसमें कृषि की उत्पादन को लेकर परिणाम स्वरूप इसमें जनसंख्या की वृद्धि हुई, ये भी बात सही थी इसकी। तो सब बातें आपको याद रखना है। दोनों बातें इसकी क्या करेक्ट हैं, आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही है, तो डी यहाँ से भी इसका आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर कृषि से विस्तार और अतिरिक्त उत्पादन हुआ था इसमें, जिससे क्या होता है, शहरीकरण और व्यापार महाजनपद कहलाने वाले शक्तिशाली जो राज्य थे उसके विकास को बढ़ावा भी मिला था। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर लो जो इंपॉर्टेंट है इसके। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिकथन है और कारण। अशोक के अभिलेख केवल प्राकृत भाषा में किए गए थे, जारी किए गए थे। पहला, पांचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, लेकिन वे केवल प्राकृत में नहीं लिखे गए थे, ये प्राकृत में जारी नहीं किए गए थे, तो गलत हो जाएगी बात, है ना। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड यहाँ से आर, मौर्य साम्राज्य में प्राकृत सबसे व्यापक रूप में जानी जाने वाली भाषा थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी सही है, करेक्ट है। आंसर क्या होगा, केवल 2 सही है, तो बी। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है। अभिकथन बोल रहा है कि अशोक के अभिलेख में देवानंपिय या पीदस्सी की उपाधि इतिहासकारों को और अशोक की पहचान करने में सहायता करती है। छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, अशोक के अधिकांश अभिलेख पर
व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। ये बात गलत होगी क्योंकि अशोक के ज्यादातर लेख में अशोक नाम का उल्लेख नहीं मिला है और वे आमतौर पर देवानंबिय या देवताओं का प्रिय और पियदस्सी मतलब प्यार से देखने वाला जैसी उपाधियों का उपयोग करते थे। सिर्फ 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? छठे का सी। क्वेश्चन नंबर 7 है अभिकथन ए कारणार्थ। गौतमी ये जो है ये बलश्री का नासिक अभिलेख सातवाहन वंश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? करेक्ट है। आर, इस अभिलेख में गौतमी पूर्ण सत्यनारायण की उपलब्धियों से संबंधित जानकारी मिलती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहां से इसकी करेक्ट है। दोनों बातें यहां से इसकी करेक्ट है। और गौतमी बलश्री गौतमी पूर्ण सत्यनारायण की मां थी और इस शिलालेख में उन्हें छहारात शक्ति का नाश करने वाला बताया गया है और ये नासिक की एक गुफा में खुदा हुआ है। 7वें का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है अभिकथन ए कारणार्थ। अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन का एक आदर्श चित्र प्रस्तुत करता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से 8वें का जो रहेगा ये करेक्ट है। सेकेंड बात है अर्थशास्त्र की रचना राजकाज और शासन प्रशासन की एक मार्गदर्शिका के रूप में की गई थी। ये भी बात करेक्ट है क्योंकि यह लेख मूल रूप से शासन कला, राजत्व, कूटनीति, कराधान, जासूसी और प्रशासन के ग्रंथ को लेकर बताता है। ठीक है, दोनों सही है। आंसर डी। क्वेश्चन 9 सूची को सूची 2 को मैच करेंगे हम लोग। देखते हैं अर्थशास्त्र क्या होगा। देखो अर्थशास्त्र है ये हो जाएगा आपका यहां से क्या? अर्थशास्त्र का आपको हो जाएगा यहां से ये अर्थशास्त्र का हो जाएगा आपका यहां से ए का 2 शासन कला। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या होगा? अष्टाध्यायी का आपका हो जाएगा यहां से व्याकरण, नाटक शास्त्र या नाट्य शास्त्र जो है इसका क्या हो जाएगा? तीसरा नाटक कला और चरक संहिता बचा लास्ट में औषधि। करेक्ट आंसर यहां से ए सही है 9वें का। क्वेश्चन नंबर 10 सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। गुप्त शासक है ना, और यहाँ पर इसके उपलब्धियां क्या थी देखते हैं। पहली बात है गुप्त शासक उपलब्धियां। चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ये आपका लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध था। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त आपका प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड पश्चिमी क्षेत्रपों की पराजय होना और उसके बाद चंद्र कुमारगुप्त फर्स्ट नालंदा महाविहार के संस्थापक। करेक्ट आंसर यहां से ये सही है। क्वेश्चन 11 है सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। प्राचीन भारतीय विद्वान और यहां पर संबंधित इसकी रचना कौन सी होगी? 11 नंबर 11 नंबर में पतंजलि। पतंजलि का क्या हुआ? पतंजलि का आपका हो जाएगा ऐसे महाभाष्य। वराहमिहिर का क्या हो जाएगा? वराहमिहिर का हो जाएगा आपका वराह संहिता। अगला आर्यभट्ट का क्या होगा? आर्यभट्ट का हो जाएगा आर्यभट्टीय। और नागार्जुन का हो जाएगा माध्यमिक कारिका। करेक्ट आंसर क्या होगा? 11वें का ए करेक्ट है। ठीक है, 11 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 12 आते हैं। 12 नंबर है सूची को सूची 2 को मैच करेंगे। फिर से देखते हैं प्राचीन बंदरगाह और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बंगाल। ताम्रलिप्ति भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम बंदरगाह में से एक था और ये वर्तमान बंगाल में स्थित है। मुजरिस, मुजरिस क्या होगा? केरला। करेक्ट है। कोरकाई, कोरकाई क्या होगा? तमिलनाडु। और सोपारा महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर डी करेक्ट है। सोपारा महाराष्ट्र में वर्तमान मुंबई के पास स्थित अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार नेटवर्क दोनों को जुड़ाव को लेकर प्राचीन बंदरगाह था। करेक्ट आंसर डी करेक्ट है 12 का। 13 नंबर है 13 सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। पहला राजस्व शब्द और इसके अर्थ क्या होंगे 13 में। पहली बात है आपका खराज, भू राजस्व था एक तरह से। ठीक है, किसानों द्वारा वसूला जाने वाला भू राजस्व था जिसे दिल्ली सल्तनत के दौरान ये राज्य की आय के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक था। आगे क्या होगा? सेकंड बात है जजिया। जजिया क्या होगा? जजिया आपका हो जाएगा यहाँ से बी का 1 गैर मुसलमानों पर कर। राइट। और अगला खुम्स क्या था? खुम्स जो था आपका यहाँ से युद्ध का लूट का 5वां हिस्सा था। राइट। और उसके बाद आपका हो जाएगा जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर। करेक्ट आंसर 13 का है। 14 आते हैं सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। देखते हैं विजयनगर यात्री और यहाँ पर मूल देश इसके कौन से हैं। 14 पहली बात है पहला निकोली कोंटी है ना। निकोली कोंटी आपका क्या हो जाएगा बताओ? देखो 14 का जो हो जाएगा निकोली कोंटी ये आपका हो जाएगा इटली।
डोमिंगो पेस आपका हो जाएगा 1 पुर्तगाल। C2 मतलब अब्दुल रज्जाक आपका फारस और फर्नांडो नूनीज आपका पुर्तगाल। करेक्ट आंसर 14 का ये करेक्ट है। क्वेश्चन 15 सूची दो को मैच करते हैं। प्रशासनिक शब्द और इसका क्या अर्थ होगा। 15 देखते हैं। जात क्या होता था। जात ये व्यक्तिगत रैंक होती थी एक, ये पद जो ओहदा होता था ये, है ना। उसके बाद अगला जागीर राजस्व आवंटन, ठीक है। उसके बाद सवार क्या होता था। सवार आपको हो जाएगा ऐसे अश्वरोही दायित्व और खालसा राजकोषी राज की भूमि। आंसर क्या होगा। 15 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 16 मैच करते हैं फिर से, देखते हैं इसको। पहली बात है अमीरी शिकार। अमीरी शिकार क्या था 16 में। देखो अमीरी शिकार जो है ये हो जाएगा आपका शिकार अधीक्षक। अमीर मजलिस क्या होगा। अमीर मजलिस हो जाएगा आपका चौबदार समारोह संचालक होते थे, ठीक है। उसके बाद अमीर दाद लोक शिकायत अधिकारी और मीर समा सही कार्यशालाओं के प्रमुख होते थे। करेक्ट आंसर है 17 नंबर है। फिर से मैच करते हैं। मुगल कालीन यहाँ पर राजस्व शब्द और यहाँ पर इससे क्या अर्थ होंगे 17 में, ठीक है। देखते हैं इसको। देखते हैं इसमें हो जाएगा जमा जमा, ये हो जाएगा अनुमानित राजस्व मांग। हासिल वास्तविक राजस्व संग्रह होता था, ठीक है। ए का 2 बी का 1 हो गया। आगे सी बोला नसाक। नसाक जो था ये अनुमानित राजस्व आकलन करने के लिए जो विस्तृत मापजोक के बजाय इसमें वसूली को लेकर के बताता था। और चौथी बात है जब्त या माप आधारित क्या होती थी, एक तरह से माप आधारित यहाँ पर एक व्यवस्था थी। आंसर क्या होगा 17 का डी करेक्ट है। हाँ। क्वेश्चन 18 उत्तर वैदिक काल के संबंध में विचार करने। रत्निन शब्द राजा से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारियों के एक समूह को संदर्भित करता था। 18 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। शतपथ ब्राह्मण में रायसूय यज्ञ के अनुष्ठान का उल्लेख मिलता है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा है उत्तर वैदिक काल में दौरान सभा और समिति के पदों का महत्व बढ़ गया था। तीसरा गलत है क्योंकि जैसे जैसे वंशानुगत राजतंत्र क्षेत्रीय राज्य मजबूत होते गए थे और सभा समिति का महत्व धीरे धीरे कम होता गया था, बढ़ता नहीं गया था। महत्व नहीं बढ़ा था, कम हो गया था। चौथी बात है गंगा घाटी में कृषि विस्तार में लौह प्रौद्योगिकी का योगदान देखा गया था। करेक्ट है 1 2 4 सही आंसर डी। 19 नंबर है संगम काल की राज्य व्यवस्था के बारे में विचार करने। मूवेंद्र शब्द तमिलकम के 3 प्रमुख राजकोष राजाओं को संदर्भित करता है। 19 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड चोल चेर पांडे को सामूहिक रूप से मूवेंद्र कहा जाता था। करेक्ट है। तीसरा संगम साहित्य में रोमन जगत के साथ व्यापक समुद्री व्यापार वर्णन मिलते हैं। करेक्ट है। चौथा संगम शासकों के लिए भू राजस्व ही आय का एकमात्र प्रमुख स्रोत था। चौथी बात गलत होगी क्योंकि भूमि के लगान के अलावा सीमा शुल्क और युद्ध में मिली लूट की संपत्ति जो थी उपहार व्यापार में कई स्रोत को लेकर आमदनी होती थी, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 3 करेक्ट है। 19 का आंसर सी। क्वेश्चन 20 नंबर है 20 प्राचीन भारतीय व्यापार के बारे में विचार करना है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में बेरीगाजा भरूच का उल्लेख मिलता है। 20 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। मुजरिस भारत में पूर्वी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह था। सेकेंड बात गलत है क्योंकि मुजरिस भारत के मालाबार तट पश्चिमी तट का स्थित था, ना कि पूर्वी तट पर। रोमन लेखकों ने भारत में सोने की निकासी के लिए बारे में शिकायत की थी। करेक्ट है क्योंकि प्लिनी द एल्डर जैसे रोमन लेखकों ने शिकायत की थी कि मसाले रेशम और कीमती पत्थरों जैसे विलासिता की वस्तुएं के बदले में भारत में बड़ी मात्रा में रोमन सोना या स्वर्ण जा रहा था। तीसरा देखते हैं करेक्ट हो जाएगा तीसरा। चौथा अरिकामेडू रोमन व्यापार के बड़े प्रमाण मिलते थे। करेक्ट है क्योंकि अरिकामेडू में हुई खुदाई में रोमन एम्फोरा मतलब मिट्टी के जार और मिट्टी के बर्तन को दूसरी बाहर से मंगाई हुई वस्तुएं मिली थी। चौथा तीसरा पहला ये करेक्ट है। 21 नंबर आते हैं 21 सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विचार करना है। धातु खनिज और इसके उत्पादन स्थल। देखते हैं 21 नंबर में क्या होगा। पहला बोला तांबा, है ना। तांबा हो जाएगा आपका खेतड़ी राजस्थान, करेक्ट है। लेपिस लाजुली बदखां अफगानिस्तान, ये भी करेक्ट है, जिसको लेकर के यहाँ पर मनकी और गहने बनाने के लिए कीमती सामान होता था ये।
और यहाँ पर नीले रंग का अर्धकीमती पत्थर है। तीसरा सोना कर्नाटका, करेक्ट है। और टीन गुजरात, गलत है। टीन मुख्यतः जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए गुजरात टीन का मुख्य स्रोत नहीं था। कांसा बनाने के लिए टीन एक जरूरी घटक था, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में काफी कम मात्रा में मिलता था। आंसर क्या होगा? 1 2 3 करेक्ट है, सी। ये एनसीईआरटी में दिया है, क्लास 7th के एनसीईआरटी में है ये वाला पूरा टॉपिक दिया है। 22 आते हैं 22 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विचार करना है, उसके पतन और सिद्धांत के लेकर के, पतन के कारण और शोधकर्ता। 22 नंबर पहला है बाढ़। बाढ़ क्या होगा? बाढ़ हो जाएगा आपका जॉन मार्शल, ठीक है। आगे आर्य का आक्रमण, मॉर्टिमर विलियर। जलवायु परिवर्तन हो जाएगा आपका सीका 2 और एल्स्टीन। महामारी आपको हो जाएगा के यू आर केनेडी। करेक्ट आंसर 22वें का है। क्वेश्चन 23 निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। शुक्ल यजुर्वेद का एक अलग ब्राह्मण पाठ है जिसे शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है। 23 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, वाज सनई संहिता कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि वाज्र सनई संहिता कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित नहीं है, बल्कि ये शुक्ल यजुर्वेद से संहिता के लेकर बताता है। अथर्ववेद में अंग और मगध के संबंध में मिलते हैं। अथर्ववेद में अंग और मगध के संदर्भ में मिलते हैं। सेकेंड गलत है, तीसरा सही है। उत्तर वैदिक काल में कुरु पंचाल वैदिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना था। गलत है, क्योंकि कुरु पंचाल उत्तर वैदिक काल में नहीं बल्कि उत्तर वैदिक काल के दौरान प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। तीसरा सही है और पहला सही है, ये आंसर होगा। 24 आते हैं 24। कथन एक कथन 2। शतपथ ब्राह्मण वैदिक संस्कृति के पूर्व विस्तार का प्रमाण प्रस्तुत करता है। 24 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, ये गौतम राहुगण के साथ विदेह माधव के पूर्वी क्षेत्रों की ओर जाने का वर्णन करता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी सही है, दोनों बातें सही हैं इसकी। विदेह क्या होता था? विदेह उत्तरी बिहार जैसे क्षेत्रों में राजनीतिक प्रभाव होता था, ठीक है। आंसर क्या? एक करेक्ट है। 25 नंबर है, निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं 25 नंबर को। पहला हो जाएगा कि गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, सैयद वंश। रुकनुद्दीन फिरोज क्या होगा? ये हो जाएगा आपका गुलाम वंश को लेकर के। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा आपका खिलजी वंश को लेकर के। मुबारक शाह तुगलक वंश को लेकर के। सैयद वंश आपका हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह को लेकर के। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 25वें का क्या करेक्ट होगा? डी करेक्ट होगा यहाँ से 25 का, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, और इसका यहाँ पर जो टाइम पीरियड लगाएंगे तो जो रुकनुद्दीन फिरोज है ये आपका हो जाएगा 1236, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 और मुबारक शाह कब होगा? मुबारक शाह हो जाएगा 1421 से 1434 और अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451। करेक्ट आंसर डी। 26 नंबर है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो क्या आएगी? व्यवस्थित करेंगे तो आएगा यहाँ से। पहला, जजिया का उन्मूलन किया गया था। इबारत खाना का निर्माण किया गया था। मजहर पर हस्ताक्षर किए गए थे और दीन इलाही की स्थापना की गई थी। 1 2 3 4 ये किया गया था, ठीक है। 26 में करेक्ट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है 26 का। 27 आते हैं 27 स्मारक, और यहाँ पर इसका जो संबंधित शासक कौन कौन है बताना है। सुल्तानगढ़ी 27, सुल्तानगढ़ी मकबरा। इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में सुल्तानगढ़ी को भारत का सबसे पुराना इस्लामी मकबरा माना है। तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। जमात खान मस्जिद खिलजी काल में थी, ठीक है। निजामुद्दीन दरगाह के परिसर में भीतर स्थित है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तीसरा, खिलजी काल। हिंडोला महल मालवा सल्तनत में, हिंडोला महल मांडू में स्थित है। ये हो जाएगा। आगे लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर के सर के शासक। करेक्ट आंसर 27 का डी। 28 नंबर है, इनकी घटनाओं पर यहाँ पर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। नादिर शाह का आक्रमण 28, नादिर शाह का आक्रमण हो जाएगा आपका यहाँ से क्या? मोहम्मद शाह का राज्यारोहण, बहादुर शाह का प्रथम का राज्यारोहण, करनाल का युद्ध। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका बहादुर शाह प्रथम का राज्यारोहण 1707। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपका आएगा मोहम्मद शाह का राज्यारोहण 1719।
मतलब दूसरा। उसके बाद आपका आएगा चौथा करनाल का युद्ध 1739, और उसके बाद पहला नादिर शाह का आक्रमण 1739। करेक्ट आंसर यहाँ से 3241 डी यहाँ से आंसर होगा। 29 है सूची एक और एक दो को मैच करना, देखते हैं यहाँ से मैच करके क्या आएगा आंसर 29 में। पहला देखते हैं यहाँ से प्रवाहण जेवली। प्रवाहण जेवली क्या होगा? देखो जो प्रवाहण जेवली है ये हो जाएगा आपका 5 अग्नि जो सिद्धांत है उसका, पंचाग्नि विद्या, विधि के जनक याज्ञवल और बाह्यविद्या चर्चा के संरक्षक होंगे। अश्वपति के सार्वभौमिक स्व के संबंध में शिक्षण, आत्मा, काशी के अजातशत्रु हो जाएंगे आपका बाल्गी गार्ग ब्राह्मण के स्वरूप का उपदेश। करेक्ट आंसर 29 का ए करेक्ट है। A1 B2 C3 D4। करेक्ट आंसर 30 नंबर है। प्राचीन भारतीय साहित्य में महानदी के संबंध में विचार करना है। मत्स्य पुराण की महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। 30 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? करेक्ट है? नहीं, पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर वायु पुराण के अनुसार महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया था और क्षेत्रीय ऐतिहासिक परंपरा में कभी भी इसका उल्लेख मिलता है और ये प्राचीन नदियों के नामकरण से जुड़ी चर्चाओं का उल्लेख बताता है। ठीक है। सेकेंड बात है वायु पुराण में महानदी का चित्रोत्पला कहा जाता था। सेकेंड बात क्या होगी? ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी ओर मत्स्य पुराण में महानदी को चित्रलेखा कहा गया था। ठीक है, वायु पुराण में नहीं। दोनों बातें गलत है। 30 का आंसर सी, कोई सही नहीं है। 31 निम्नलिखित में से कालक्रम को अनुसार व्यवस्थित करना है। कथा वत्थु का संकलन, बौद्ध द्वितीय बौद्ध संगीत के आयोजन, महाविभास का संकलन और रूपाली द्वारा विनय का पाठ। आंसर क्या होगा? करते हैं इसको कालक्रम के अनुसार मैच। 31 में आएगा यहाँ से पहले तो रूपाली द्वारा विनय का पाठ, दूसरा बौद्ध संगीत का आयोजन, ठीक है, उसके बाद क्या था? पहला कथा वस्तु का संकलन और तीसरा आपको हो जाएगा यहाँ से महाविभास का संकलन। 31 ए करेक्ट है यहाँ से। 32 आते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहे हैं? महाजनपद और राजधानी के हिसाब से सुमेलित नहीं कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर यहाँ से वज्जी चंपा। गलत है, क्योंकि वज्जी संघ वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, चंपा नहीं हो, गलत हो जाएगा। अंग वैशाली गलत है भी, क्योंकि अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, वैशाली नहीं है, गलत होगा। मल कुशीनारा और मल कुशीनारा को यहाँ पर और जी का और यहाँ पर फोर्थ सुक्तिमनी भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों यहाँ पर है, लास्ट के करेक्ट हो जाएंगे। आंसर क्या होगा? 3 4 सिर्फ सही है। 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 32 का पूछा क्या है? कौन सा गलत है ना? कौन सा गलत है? तो ए गलत है। 1 2 33 नंबर है। मगध के विभिन्न राजवंश कौन के शासक के हिसाब से बताने कालक्रम के अनुसार कौन सा होगा? कालाशोक, महापद्मनंद, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ये तीसरा। ठीक है, उसके बाद पहला, दूसरा और चौथा। करेक्ट आंसर 33 का यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर आते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है घटनाओं पर। पाटलिपुत्र की स्थापना, द्वितीय बौद्ध संगीति, महापद्मनंद का राज्यारोहण और चंद्रगुप्त मौर्य का द्वारा मगध का विजय। आंसर क्या होगा? 34 में करते हैं। देखो पहला आएगा क्या? पहला आएगा पाटलिपुत्र की स्थापना, उसके बाद बौद्ध संगीति द्वितीय, उसके बाद तीसरा महापद्मनंद का राज्यारोहण, उसके बाद चौथा आपका आएगा क्या? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विजय। इसकी 34 का बी करेक्ट यहाँ से। ठीक है, 35 नंबर आते हैं। 35 नंबर है अशोक की विभिन्न अभिलेख के बारे में। सूची 1 और सूची 2। प्रमुख अभिलेख 13 है ना? क्या होगा? प्रमुख अभिलेख 13 ये हो जाएगा आपका कलिंग युद्ध में। भाब्रू अभिलेख बौद्ध धर्म के व्यक्तिगत आस्था होना। ठीक है, थर्ड है लुम्बिनी अभिलेख, ये हो जाएगा बुद्ध का जन्म स्थान। और स्तंभ अभिलेख धर्मनीति का सारांश। करेक्ट आंसर A1 B2 C3 D4। 35 है। 36 नंबर है। सूची 1 को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ऋषि यात्री और यहाँ पर इसके योगदान क्या होंगे 36 में। पहली बात है मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, है ना, जिसे सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, इसे इंडिका लिखी थी। ठीक है, तो क्या होगा पहला? 36 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से सही मैच कर रहा है। सेकेंड, प्लिनी
भारत के साथ रोमन व्यापार, क्या होगा? सही है, सेकंड भी सही है। तीसरा, स्ट्रेबो मेगास्थनीज की आलोचना। और चौथा, एरियन इंडिका में परंपराओं का संरक्षित किया था इसने। करेक्ट आंसर ए यहां से इसका सही होगा 36 का। 37 आते हैं, निम्नलिखित कौन के कौन सा मार्ग मौर्यकालीन दक्षिण व्यापार की धुरी को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? 37 का आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे पाटलिपुत्र, उज्जैन, भड़ोज, इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर है, अभिकथन है कारनार। आते हैं, देखते हैं। पहला बोला इसमें, अभिकथन में सातवाहन अर्थव्यवस्था का आधार मुख्य रूप से कृषि प्रधान था, जहां कर वसूली नगद राजस्व की तुलना में वस्तु रूप में अधिक महत्वपूर्ण विशेषता भीतरी क्षेत्र में होती थी। करेक्ट है। आर यहाँ पर बोला है कारण इसका कि सातवाहन दक्कन के उन आरंभिक शासकों में से थे जिन्होंने ब्राह्मण और बौद्ध मठों को व्यवस्थित रूप से भूमि अनुदान देना शुरू किया था और धीरे धीरे ग्रामीण प्रशासन की अर्ध सामंती प्रवृत्ति को उदय हुआ था। दोनों बातें एकदम सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। बातें करेक्ट होने से हमारा आंसर नहीं सही होगा, क्योंकि अगर व्याख्या करता है या नहीं पहले तो ये देखना होगा। बातें तो करेक्ट है, लेकिन ये व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सातवाहन की अर्थव्यवस्था के आधार की बात बता रहा था और यहाँ पर ये बता रहा था इसकी भूमि अनुदान के बारे में। दोनों डिफरेंट है ना स्टेटमेंट। आंसर क्या होगा? 38 का बी करेक्ट है, व्याख्या नहीं कर रहा, बाकी सही है। 39 है 39, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम होगा व्यवस्थित करना है? देखते हैं 39 में क्या आएगा, तो सोचो। पहले आएगा समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, है ना, पहला। उसके बाद आएगा आपका दूसरा गैर क्षेत्र को प्राप्त प्रारंभिक भूमि अनुदान ताम्रपत्र। तीसरा, एक प्रमुख मायन केंद्र को लेकर के नालंदा का उदय। और चौथा, गुप्त साम्राज्य विस्तार का चरण का पतन। 1 2 3 4 इसके आंसर होंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? 39 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित को यहां पर बताना है कि कौन सा इसमें सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। सही सम्मिलित यहां पर नहीं, 40 में ये हो जाएगा कौन सा? पहला, कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, पतिक तक्षशिला अभिलेख, ये भी करेक्ट है। ठीक है। तीसरा, प्रभावती गुप्त उदयगिरी गुफा का अभिलेख, ये गलत है, क्योंकि प्रभावती गुप्त उदयगिरी गुफा अभिलेख गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी और उसकी शादी वाकाटक के वंश के रुद्रसेन सेकंड से हुई थी। अपने पति की मौत के बाद उसने वाकाटक के साम्राज्य को और संरक्षक के तौर पर काम किया था। तीसरा गलत। चौथा, समुद्रगुप्त ऐरान अभिलेख करेक्ट है, गलत पूछा था तो केवल 3। 41, निम्नलिखित को मंदिरों और स्मारकों के बारे में विचार करना है। वृद्धेश्वर, गंगकोंड, चोलपुरम, महाबलीपुरम का सौर मंदिर, सतपेकोडा। मैच कर मतलब यहाँ पर सेट करते हैं कौन कौन सा कालक्रम के अनुसार 41 में। देखते हैं, पहला आएगा आएगा वृद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, सही है। सॉरी, वृद्धेश्वर मंदिर पहले होगा, नहीं पहले वृद्धेश्वर नहीं होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। पहला आपका हो जाएगा सप्तपैकोडा। ठीक है, उसके बाद सौर मंदिर। सौर मंदिर कहाँ पर हो जाएगा आपका? सौर मंदिर तीसरा। ठीक है, उसके बाद पहला वृद्धेश्वर मंदिर, उसके बाद आपका दूसरा गंगैकोंड चोलपुरम। करेक्ट आंसर यहाँ से डी सही है ना, डी यहाँ से करेक्ट होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 42 नंबर है, 42 नंबर। सूची को सूची 2 को मिलान करना है, मैच करते हैं, देखते हैं 42 को। नैषधीय चरित्र। नैषधीय चरित्र क्या होगा इसका? नैषधीय चरित्र क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? ये चौथा, महाभारत में नल दमयंती की कहानी होती है। ठीक है, आगे किरातार्जुनियम महाभारत की उस प्रसिद्ध घटना का वर्णन जिसमें अर्जुन तपस्या करते हैं, भगवान शिव के साथ द्वंद्व युद्ध करते थे। भगवान शिव के यहाँ किरात शिकारी के रूप में प्रकट होते थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी शिशुपाल वंश। शिशुपाल वध जो है महाभारत की कथा प्रधारित है, राइट। और इसमें शिशुपाल राजसूय के दौरान कृष्ण का अपमान करते थे। 10 कुमार चरित्र क्या होगा? ये हो जाएगा राजकुमारों की साहसिक कहानी के तौर पर रोमांचक। करेक्ट आंसर 42 का यहाँ से ए करेक्ट होगा। आगे आते क्वेश्चन 43 नंबर। व्यक्तित्व यहाँ पर दे रखे हैं और इसके संबंधित कार्य विवरण दे रखे हैं। पहली बात है उतबी तारीख यामिनी। ठीक है, उसके बाद फिरदौसी, शाहनामा, अलबरूनी आपको हो जाएगा तारीख हिंद,
राइट। उसके बाद फरिश्ता गुलशन इब्राहिम, करेक्ट आंसर 43 का ए करेक्ट है। 44 आते हैं। 44 बोला है महमूद गजनवी की सिक्का प्रणाली के संबंध में विचार करना है। महमूद गजनवी ने सिक्का चांदी के ऐसे सिक्के जारी किए जिन पर अरबी और संस्कृत दोनों भाषाओं में लेख अंकित थे। पहला क्या होगा? 44 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, सिक्कों पर संस्कृत के अभिलेख देवनागरी लिपि में लिखे गए थे। सेकंड भी सही है। तीसरा, सिक्कों पर अंकित संस्कृत लेख में मोहम्मद को एक अवतार बताया गया था। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहां से करेक्ट होगा। चौथा, अरबी शिलालेख केवल सिक्के के पिछले भाग पर अंकित था। यह बात गलत है क्योंकि इसमें अभिलेख में स्थिति में इसका वर्णन नहीं किया गया था और हालांकि सिक्के में दोनों तरफ अरबी और संस्कृत के लेख जरूर मिलते थे, सिर्फ एक साइड में। तो 1 2 3 करेक्ट है आंसर यहां से है। 45 आते हैं 45। इसमें बोला है कि तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के बाद मोहम्मद गौरी द्वारा कुहराम सामाना और आसपास के विजित क्षेत्रों को प्रशासन के लिए किससे नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का, ये नियुक्त किया गया था कुतुब उद दीन ऐबक, बी आंसर होगा। 46 आते हैं। इल्तुतमिश के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसको। पहली बात है, इल्तुतमिश दिल्ली के सल्तनत काल के दौरान भारत में पूरी तरह से अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला सुल्तान था। 46 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, उसने चांदी का टंका और तांबे के जीतल सिक्के चलाए थे, करेक्ट है। तीसरा, उसे सिक्कों पर टकसाल नमक अंकित करने की परंपरा शुरू की थी। उसने दिल्ली सल्तनत में तांबे के सिक्कों का उपयोग समाप्त नहीं किया था, कंटिन्यू जारी रखा रहा वो, ठीक है। और यह महत्वपूर्ण मूल वर्ग के रूप में घोषित किया था इसको। आंसर 1 2 3 से करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा करेक्ट? 46 का एक करेक्ट है। 47 नंबर है, इल्तुतमिश की उसकी राजधानी के संबंध में विचार करना है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक केंद्र लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। 47 पहला करेक्ट है। इल्तुतमिश ने पहले कुतुबुद्दीन ऐबक मुख्य रूप से लाहौर शासन करता था, सही है। इल्तुतमिश का पहला सुल्तान था जिसने आगरा को सल्तनत की राजधानी घोषित की थी। ये बात गलत है क्योंकि इल्तुतमिश ने आगरा को राजधानी घोषित नहीं किया था, बल्कि आगरा का महत्व पूरा जो मुगल काल के दौरान काफी बाद में बढ़ा था। चौथा, इतिहासकार इल्तुतमिश की दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानता था क्योंकि उन्होंने दिल्ली के आसपास सल्तनत को सुदृढ़ किया, करेक्ट है। 1 2 4 सही है। 47 का आंसर है। 48 नंबर है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया और उल इमाम खलीफुतुल्लाह की उपाधि धारण की थी? 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। क्वेश्चन नंबर 49, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों पर क्रमानुसार यहां पर बताना है कि व्यवस्थित करना है, कौन सा होगा पहले देखते हैं। पहला आएगा यहां से आपका देवगिरी, ठीक है। उसके बाद आएगा गुजरात, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका रणथंबोर और उसके बाद आपका पहला चित्तौड़। करेक्ट आंसर 3 2 4 1 इसका सही आंसर होगा, डी नंबर, डी नहीं बी नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 50 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते क्षेत्र किला और इसके शासक कौन से हैं? पहली बात है, पहला बोला है कि रणथंबोर हमीरदेव है ना, रणथंबोर हमीरदेव जाएगा। चित्तौड़ राणा रतन सिंह, राइट। उसके बाद देवगिरी राजा राय रामचंद्र, गुजरात कर्णदेव। करेक्ट आंसर 50 का डी। 51 है, किसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर 51 का सी नसीरुद्दीन महमूद शाह इसका सही आंसर होगा। नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक 1394 में और 1413 तक के बीच इसका टाइम पीरियड था और उसके शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत में अत्यंत कमजोर और राजनीतिक रूप से विखंडित हो गई थी और इस अस्थिरता का लाभ उठाकर मलिक सरवरनों ने ख्वाजा जहां के नाम से भी जाना था। 51 सी 52 अभिकथन है कारनार। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया सोने का सिक्का जारी किया था जिसे इब्न बतूता ने दीनार कहा था। 52 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, मोहम्मद बिन तुगलक ने पश्चिमी एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों में साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सोने के सिक्के के रूप में सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी की शुरुआत की थी। ये गलत है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन अवश्य किया था, परंतु स्वर्ण की नहीं बल्कि यहाँ पर तांबे और कांसे की थी, सोने का नहीं किया था। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 53 है, तुगलक वंश के संबंध में विचार करने के क्रम अनुसार लगाना है आपको, देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और पहला क्या आएगा? पहला आएगा गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है।
उसके बाद आएगा आपका नसीरुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, 2 के बाद 4 आएगा, राइट। उसके बाद पहला आएगा फिरोज शाह तुगलक, फिर उसके बाद आपका तीसरा नसीरुद्दीन महमूद था। गयासुद्दीन तुगलक कब था? गयासुद्दीन तुगलक आपको बता देता हूँ टाइम पीरियड सबके, 1320 से 1325। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये हो जाएगा कब? 1325 से 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। नसरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1412। करेक्ट आंसर 53 का ए। 54 नंबर है, तुगलक वंश के पतन के संबंध में विचार करना है इनकी घटनाओं को कालक्रम के अनुसार। देखते हैं 54 को। पहला क्या होगा? पहला हो जाएगा आपका यहाँ से फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी, ठीक है। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक अस्थिरता काफी बढ़ गई थी। और इसके पश्चात नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक शासनकाल में खोजा, जहां मलिक सरवर ने 1394 में जौनपुर में एक राज्य की स्वतंत्र स्थापना की थी। और इसने केंद्रीय सत्ता में कमजोर पड़ते दौर देखकर इसने 1398 में भारत में तैमूर पर आक्रमण किया था और अधिक गंभीर बना दिया इसे। और इस कारण दिल्ली में व्यापक विनाश हुआ और सल्तनत के पतन की प्रक्रिया तेज हो गई थी। और 1414 में खिजर खान द्वारा सैयद वंश की स्थापना कर दी गई थी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से चौथा, यहाँ पर सैयद वंश की स्थापना आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 54 का ए करेक्ट है। सब सन लिख लेना जो जो बताया मैंने आपको। 55 नंबर है, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहा है? 55 में सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा दीवानी रियासत बलवन। ये गलत है, क्योंकि दीवानी रियासत इसकी स्थापना बलवन ने नहीं बल्कि ये विभाग अलाउद्दीन खिलजी के संबंधित बाजार नियंत्रण लागू करने को लेकर किया गया था। आंसर 55 का डी। 56 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। विभाग अधिकारी और इसके कार्य कौन कौन से हैं? पहली बात, पहला है खरीदादार। हाँ, खरीदादार क्या होगा? खरीदादार हो जाएगा आपका खरीदादार ये हो जाएगा शाही दस्तावेज ले जाने वाला। दीवाने खैरात दान विभाग, ठीक है। और दीवाने अमर ये कोही, ये क्या होगा? ये हो जाएगा 2 सिकदार परगने का मुख्य अधिकारी। करेक्ट आंसर 56 का बी करेक्ट है। A3B4C2D1। 57 नंबर, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार करना है और उन्हें कालक्रम को अनुसार व्यवस्थित करना है। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा किताबुल हिंद, दूसरा पृथ्वीराज रासो, चौथा तबकात नासिरी और खजैन उल फतो 1 2 4 3। 57 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 है 58, सैयद वंश के सुल्तान का सही यहाँ पर कालक्रम क्या है? 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका क्रम है खिजर खान, ठीक है, मुबारक शाह, राइट, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद चौथा अलाउद्दीन खिलजी आलम शाह। करेक्ट आंसर 1 3 2 4, 58 का सी। 59 नंबर है, सूची 1 राज और यहाँ पर संस्थापक कौन कौन से हैं इसके देखते हैं। पहला बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, उसके बाद अहमदनगर मलिक अहमद, राइट, और गोलकुंडा कुली कुतुब शाह, आगे बीदर अमीर अली बारिद। करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 60 है, निम्नलिखित घटनाओं को विचार करना और उससे कालक्रम को व्यवस्थित करना है। सामूगढ़ का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, कन्नौज के युद्ध, चौसा के युद्ध। करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का। जो अगर इसके हिसाब से लगाएंगे सीरियल से तो हो जाएगा, पहला आएगा चंदेरी का युद्ध 2 नंबर पे, मतलब 1528, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपका चौसा, क्या चौसा आएगा, चौसा हुआ था 1539। उसके बाद कन्नौज बिलग्राम का आएगा, है ना, कन्नौज बिलग्राम का कब हुआ था? 1540 में। उसके बाद सामूगढ़ का 1658। करेक्ट आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 है 61, अकबर के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर पहल पर विचार करना है। देखते हैं इसको। मनसबदारी प्रथा का आरंभ 61 क्या हुआ था? ये हुआ था फतेहपुर सीकरी में वरद खाना का निर्माण, ठीक है, और दीन इलाही की घोषणा अबुल फजल द्वारा अकबरनामा की शुरुआत। देखते हैं इसको। यहाँ 61 का आंसर हो जाएगा ये डी करेक्ट होगा, ठीक है। डी में आपका इबारत खाना 1575, मनसबदारी व्यवस्था 1570 से 80, अकबरनामा का लेखन 1589 और दीन इलाही 1582। डी। 62 है, किताबों के नाम और उनके लेखकों के नाम से बताना है, ठीक है। कृतियां हो यहाँ पर इनके
लेखक पहला क्या होगा? नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन, चौथा तबकात अकबरी क्या होगा? निजामुद्दीन अहमद। अगला है चाहर चमन चंद्रभान ब्राह्मण, और आलमगीरनामा क्या होगा? मोहम्मद काजिम। तो करेक्ट आंसर यहां से 62 का डी करेक्ट है। 63 नंबर है, निम्नलिखित में से स्मारकों उनके निर्माण के कालक्रम के साथ सबसे पुराने सबसे नए तक यहाँ पर व्यवस्थित करना है। देखते हैं। पहला हो जाएगा यहाँ से 63 का, ये सांची का स्तूप, उसके बाद सारनाथ के स्तूप, उसके बाद एलोरा का कैलाश मंदिर, और उसके बाद तबका तीसरा वृद्धेश्वर मंदिर। करेक्ट आंसर 1, 4, 2, 3 ए नंबर से है। 64 नंबर है, सूची एक तीर्थंकर, और यहां पर अगला है इसके प्रतीक क्या होंगे? ऋषभनाथ 64 में, ऋषभनाथ आपका सांड है ना, बैल। पार्श्वनाथ आपका हो जाएगा सर्प, महावीर आपका हो जाएगा क्या? सिंह, और निमिनाथ आपको हो जाएगा शंख। करेक्ट आंसर 64 ए। 65 है, अभिकथन है कारणार, अभिकथन है और कारणार। इसमें बोला है कि बौद्ध द्वितीय बौद्ध संगीत थी, परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म के भीतर रूढ़िवादी और उदारवादी भिक्षु के बीच एक बड़ा विभाजन हुआ था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है, वज्जी भिक्षु में मठवासी अनुशासन में ढील का समर्थन किया था, और बौद्ध जो अनुष्ठान थे उसका आम लोगों की अधिकारिक भागीदारी चाहते थे। दोनों बातें करेक्ट हैं। 65 का ए। 66 है, कुमारगुप्त प्रथम के संबंध में विचार करना है। पहला बोला इसमें उसने महेंद्रादित्य के ऊपर धारण की थी। पहली बात 66 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है, सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को पारंपरिक रूप से उनके शासनकाल में जोड़ा जाता था। तीसरा, उन्होंने पश्चिमी भारत में हूणों को पराजित किया था। गलत है, क्योंकि ये तीसरी बात यहां से गलत है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो पश्चिमी भारत में हूणों को पराजित किया था, सही यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हूणों के प्रमुख आक्रमण उनके संबंधित संघर्ष बाद में स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुए थे। तो 1 2 करेक्ट होगा 66 का सी। 67 है, यहाँ पर मैच करना है प्रशासनिक शब्दावली और इसके कार्य क्या क्या होंगे। देखते हैं। पहला, अक्षपटलाधिकृत कुमार प्रशासन जो गुप्त था उसके महत्वपूर्ण अधिकारी था। ठीक है, तो क्या होगा इसमें आपको हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, पुष्टपाल हो जाएगा आपका तीसरा, राइट। उसके बाद उपारिक क्या होता था? उपारिक जो था गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांत भुक्ति और राज्यपाल होता था, और प्रत्येक प्रांत का प्रशासन नियुक्त को लेकर संचालित करता था। आगे रण भंडारिक, सैन्य भंडारों का रक्षक। करेक्ट आंसर 67 का डी करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर है, सूची 1 सूची 2 को मैच करते अधिकारी, और यहाँ पर इसके कार्य क्या होंगे। पहली बात है भाग दुध राज्य के राजस्व विशेष रूप से बलि और भाग जैसे करों की वसूली को लेकर उत्तरदायित्व थे। इनका सुलेमान राजस्व संग्राहक के कार्य होता था। यहाँ से क्या हो जाएगा? चौथा। अगला इस्पसास क्या था? शाही गुप्तचर संदेशवाहक होते थे। ठीक है, तो ये संग्रहित्री ये राज्य का कोषाध्यक्ष होते थे, और गोविक कर्तन वनों का शाही अधिकार संरक्षण को लेकर के, शिकार का रक्षक को लेकर के। 68 का एक करेक्ट है। 69 नंबर है, गुलाम मामलुक वंश जो है उसके संबंध में शासकों को कालक्रम को व्यवस्थित करेंगे, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आंसर इसका पहला तो आएगा मुजुद्दीन बैराम शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह, चौथा हो जाएगा आपका नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, उसके बाद तीसरा गयासुद्दीन बलबन, उसका पहला मुजुद्दीन का के बाद आंसर क्या होगा? 69 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला मुगल उत्तराधिकारक युद्ध की निम्नलिखित लड़ाइयों को उनके कालक्रम के अनुसार लगाएंगे तो क्या आएगा? कालक्रम के अनुसार लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा धर्मत का युद्ध। ठीक है, उसके बाद पहला आपका आएगा सामूगढ़ का युद्ध, उसके बाद दूसरा खजुआ का युद्ध, और उसके बाद चौथा देवराई का युद्ध। करेक्ट आंसर 3 1 2 4 70 का सी। 71 मराठा साम्राज्य के निम्नलिखित पेशवाओं का सही यहाँ पर कालक्रम क्या होगा? सही कालक्रम हो जाएगा यहाँ से इसका क्या होगा?
71 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बाजीराव प्रथम, राइट। और उसके बाद आपका होगा नारायण, नहीं होगा बी में, हाँ बालाजी बाजीराव, उसके बाद नारायण आएगा तीसरा, ठीक है। 2 1 4 3 इसका आंसर होगा बी नंबर। और बालाजी विश्वनाथ का टाइम पीरियड कितना था? 1713, ठीक है। बाजीराव प्रथम का 1720 से 1740, बाजीराव बालाजी जिसको नाना साहब बोलते थे 1740 से 1761, और नारायण राव जिसका हो जाएगा 1772 से 1773, जो सब लिख लो आप। आगे आते 72 मुगल सम्राट यहाँ पर, और इसके यहाँ पर जो प्रमुख मंत्री थे सरदार, ये सब देखते हैं 72 में मैच करते हैं। पहला हो जाएगा अकबर, इत्मौदौला, गियास बेग, करेक्ट है। उसके बाद जहांगीर, असद खान, शाहजहां, सादुल्ला खान, और औरंगजेब आपका हो जाएगा चौथा, मुजफ्फर खान। करेक्ट आंसर 72 का डी। 73 नंबर है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, GHI ग्रीन नहीं, वैश्विक भुखमरी ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स जो है उसके बारे में। भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है, जिसमें भुखमरी और गंभीर श्रेणी में आ गया है। पहला 73 का पहला करेक्ट है। सेकंड, वैश्विक भुखमरी सूचकांक संयुक्त रूप से कंसर्न वाइल्डलाइफ वेस्ट हंगर हिल्फे द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है, आंसर सी। 74 है दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित मौद्रिक नीति निर्णय संबंध में कौन सा सही है? मौद्रिक नीति रेपो रेट को घटाकर 5.25% कर दिया गया है, पहली बात सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, सही है। रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने व्यक्तिगत या जो आर्थिक परिपक्व और वित्त भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करता है। ये गलत है, क्योंकि रेपो रेट जो होता है वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, जबकि वह दर जिस पर बैंक अपनी अधिशेष RBI के पास जमा करती है, ठीक है। तो ये बात गलत होगी, ये करेक्ट है। 75 है और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 75, बाकी 76 से 150 हम लोग कल करेंगे। इसमें बोला है कि सूची एक संगठन और मुख्यालय मैच करते हैं, देखते हैं इसको। मैच करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 75 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ये हो जाएगा 2 वाशिंगटन DC, ठीक है। एशियाई विकास बैंक B1 मनीला फिलीपींस। तीसरा विश्व व्यापार संगठन WTO हो जाएगा तीसरा जिनेवा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का हेडक्वार्टर किधर है? चीन, शंघाई में स्थित है। करेक्ट आंसर यहाँ से 75 का बी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग ने 75 क्वेश्चन 1 से 75 क्वेश्चन तक कर लिए। नेक्स्ट है इसका पहला पेपर यहाँ से, ठीक है। इसके यहाँ पर 76 से 150 क्वेश्चन तक हम लोग 150 तक हम लोग करेंगे, जो रहेगा कल पार्ट 2 में। वो यहाँ से इस टाइप से टेस्ट नंबर 1 नेक्स्ट है इसका पूरा हो जाएगा। और हम लोग UKT का भी हम लोग देख चुके हैं, टेस्ट करीब 5वां चल रहा है, वो भी आप देख सकते हो। और GIS का करीब 10वां पेपर मैंने कल कराया था, दृष्टि का भी हो चुका है। ऐसे करके बहुत सारे पेपर है, वो सब चल रहे हैं। UP PCS के लिए आप कंटिन्यू अपन सबको देख सकते हो। देखो एक बात आपको, ये सब टेस्ट देखते ही नहीं रहना है, देखते रहो हो गया। आपको कुछ नोट्स या पॉइंट बना के चलना है, साथ में जितने टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिकों को डीप में जाके पढ़ना है, तब तो आपका टेस्ट करना सफल माना जाएगा। अगर पूरे दिन आप यूट्यूब पे बैठे रहोगे, क्वेश्चन करते रहोगे, तो पेपर तक नहीं निकाल पाओगे आप। तो जितने टॉपिक आ रहे हैं टॉपिक को लिस्ट बनाओ, उन टॉपिकों को जाकर पढ़ो, तब तो अच्छा है, ठीक है। एंड करते हैं, बाकी कुछ पूछना है टेलीग्राम में जुड़ के पूछ सकते हो, चैनल UPSC नॉलेज टेक, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।